यदि आप चमचागिरी करके नेताओं को खुश करके उनको गलत तरह से प्रभावित करके उनको गलत दिशा में लेकर आप राज्यसभा लोकसभा प्राप्त करते हैं और जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनको एक प्रकार से पनिश किया जाता है, तो इट्स फूलिश ऑफ यू टू कंटिन्यू टू स्टे इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। यू मस्ट मूव ऑन। जयराम रमेश, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा, मिलिंद ने मुझे मैसेज किया सुबह, दोपहर में मैंने जवाब दिया। जयराम रमेश ने आपसे पूछा, आर यू प्लानिंग टू स्विच? आपने कहा क्या बात करना मुमकिन है या नहीं? उन्होंने कहा मैं कॉल करूंगा। उनकी बात हुई, उन्होंने आपको समझाया। आपके कंसर्न थे कि साउथ मुंबई की सीट शिवसेना के पास जा रही, उद्धव ठाकरे वाले गुट के पास, क्योंकि उनका सिटिंग एमपी था। और फिर इस बात से आप खफा हो गए, आप राहुल गांधी से बात करना चाहते थे, आपकी बात नहीं हुई, एंड देन यू स्विच द पार्टी। इज दिस ट्रू? यदि जयराम रमेश जी हमारे जो पर्सनल कम्युनिकेशन जनता के सामने मीडिया के थ्रू लाना चाहते हैं, मैं भी जयराम रमेश जी और हमारे जो पर्सनल कम्युनिकेशन हुआ है उनके राहुल जी के प्रति जो विचार है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब की गवर्नमेंट में जब वे मंत्री थे, उसके बारे में भी मैं भी कुछ कह सकता हूँ। तो आपने कभी अपने पुराने दोस्त राहुल गांधी को कहा नहीं कि इन सारे इश्यूज पे हमारी जो पॉलिटिक्स है या पॉलिसी अप्रोच है? मैं जब एक मेमोइर्स पुस्तक लिखूंगा उस समय उसके बाद मैं आपके साथ एक इंटरव्यू करूंगा कि मैंने उनको क्या कहा, जिसमें आप विस्तार से बताएंगे कि मैं राहुल गांधी के करीबी मित्र से कांग्रेस पार्टी का भूतपूर्व सदस्य कैसे बना। देखिए मित्रता, देखिए फ्रेंडशिप नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। क्रिटिक्स आर सेइंग कि मिलिंद को जो कुछ मिला कांग्रेस पार्टी से मिला, और जब कांग्रेस पार्टी उन्होंने कहा स्ट्रगल में थी, तब मिलिंद को लगा कि अच्छा अब मैं चुनाव हार गया हूँ 2 लोकसभा के 14 और 19, अब मुझे राज्यसभा भेजा जाए। जब उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया तो वो दाएं बाएं का रास्ता तलाशने लगे। मैं कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, बट मैंने कांग्रेस पार्टी को क्या दिया उसके बारे में भी पार्टी के नेताओं को जानकारी होगी। वर यू इन टच विद उद्धव ठाकरे इन 2020 फॉर राज्यसभा? नो, ऐसे नहीं है कि लोग मुझे राज्यसभा के ऑफर्स नहीं दे रहे थे। हम क्यों रहे पॉलिटिक्स में, हम कांग्रेस पार्टी में क्यों रहे? एवरीथिंग इज नॉट अबाउट पावर। When were you informed that you have to contest from Worli? मुझसे चर्चा करने के बाद क्या आप वर्ली से लड़ना चाहोगे? Not as मिलिंद देवरा only, as Chief Minister एकनाथ शिंदे। When is the last time you guys talked? आदित्य ठाकरे? Actually हम लोग साथ में एक फंक्शन में थे कोची में 1 महीने पहले। आदित्य ठाकरे में उनको कतई अंदाजा नहीं होगा कि आप वर्ली से लड़ने वाले हैं। ठाकरे में और सुप्रिया सुले। तो आपकी फाइट किससे है? शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के आदित्य ठाकरे से या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संदीप देशपांडे से? मैं आपको सच बताऊं, मैंने कभी भी ऐसे सवाल का मैंने जवाब नहीं दिया है। टिक के रहेंगे अब एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में, या आगे फिर पार्टी बदलने की संभावना है? कौन? आप। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की महाराष्ट्र चुनाव यात्रा है। हम इस वक्त साउथ मुंबई में हैं। ये महालक्ष्मी रेसकोर्स रोड है। आपने बहुत कहानियाँ सुनी होंगी, नहीं सुनी तो भी कोई बात नहीं, आज एक नई कहानी सुन लेंगे। हमारे साथ मिलिंद देवड़ा हैं। मिलिंद 10 साल दक्षिणी मुंबई से सांसद रहे कांग्रेस के टिकट पर। मनमोहन सिंह की सरकार में यूपीए 2 में राज्य मंत्री भी रहे। इनके पिता उसके पहले कद्दावर नेता रहे, मुंबई कांग्रेस के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं और वो कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने जब कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ा उसके कुछ महीनों बाद मिलिंद आए थे उस मंत्री परिषद में। लेकिन ये सब भूतकाल की बातें हैं, बीते ज़माने की बात है। जनवरी 2024 में मिलिंद का परिचय बदल गया। इन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है। तो बात वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि जब भी आपका परिचय होगा तो सबसे पहले आपके और आपके परिवार के कांग्रेस से जुड़ाव की बात आएगी। 22 साल लगभग आपके पिताजी इस मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टेन्योर जी, और आप 3 महीने रहे, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट टेन्योर। मैंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा। हाँ जी। बताइए कांग्रेस क्यों छोड़ी? ये जैसे आपने कहा, ये अभी अतीत की बात है और मैं अभी थोड़ा भविष्य पे फोकस करना चाहता हूँ। भविष्य पर भी आएंगे सर, विस्तार से बात करेंगे, पर थोड़ा ये जान लें। कांग्रेस क्यों छोड़ा? देखिए मेरी जो राजनीति, आपने जो कहा कि देवरा परिवार इज नोन एज एन ओल्ड कांग्रेस फैमिली, जी इट्स ट्रू, बट मैं मानता हूँ कि हमारी जो पहचान है मुंबई, महाराष्ट्र, देश और देश के हित में जो भी मुद्दे हैं, जब भी पार्टी के आधार पर भेदभाव न करते हुए, मेरे स्वर्गीय पिताजी हमेशा मुझे कहते थे कि पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन पार्टी लाइंस। साथ में आकर देश के हित में काम करना, वो मैं मानता हूँ हमारी सबसे बड़ी पहचान है। एंड कांग्रेस पार्टी मेरे लिए, मैं बहुत कम शब्दों में आपको कहूँगा कि कांग्रेस अतीत में, जब मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और मैं राजनीति में आया 2004 में, उस समय कांग्रेस को एक बिग टेंट पार्टी कहा जा सकता था, एक सेंट्रिस्ट पार्टी के रूप में काम करती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को हम आगे ले जा रहे थे।
वो सेंट्रिस्ट पॉलिसीज मुझे कांग्रेस में नहीं दिखाई दे रहे। इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर, फॉरेन पॉलिसीज इश्यूज को लेकर, डेवलपमेंटल इश्यूज को लेकर, नंबर 1। नंबर 2, मेरे जैसे जो वफादार लोग थे, लॉयल लोग थे, जिन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया, पार्टी के 10 सबसे कठिन वर्षों में हम पार्टी के साथ लॉयल रहे, 2014 से 2024 तक। एक प्रकार से उस लॉयल्टी का, मैं नहीं कह रहा हूँ को लॉयल्टी को रिवॉर्ड कीजिए, लॉयल्टी किसी का कर्तव्य भी बनता है, बट लॉयल्टी को जब पनिश किया जाता है, किसी को एक थ्रेट के रूप में देखा जाता है, वो मैं मानता हूँ कि कभी ना कभी आपको, यदि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप कल मीडिया के एक प्रोफेशनल है, आपको कल तय करना होगा कि मेरा अल्टीमेट उद्देश्य, लक्ष्य क्या है। तो पॉलिटिक्स में, सार्वजनिक जीवन में मैं मानता हूं कि हमारा लक्ष्य है जनता की सेवा करना, भारत को आगे ले जाना, मुंबई महाराष्ट्र को आगे ले जाना। एंड आई डिडंट फील दैट वो मेरे जो स्किल सेट्स थे, फादर और हमारी फैमिली की जो परंपरा थी, आई डिडंट फील दैट वाज बीइंग रिस्पेक्टेड, रिवॉर्डेड इन द वे इट शुड हैव बीन। आई विल कम टू दिस थ्रेड पार्ट, पर आपने कहा कि कांग्रेस की जो सेंट्रिस्ट अप्रोच थी वो नहीं रही। राहुल गांधी के नेतृत्व में आपको कब लगा कि अब वो सेंट्रिस्ट अप्रोच नहीं रही है? मैं केवल राहुल गांधी जी के बारे में मैं नहीं बात करना चाहूंगा, लेकिन सर, राहुल गांधी और सोनिया गांधी उस पार्टी को हेड कर रहे थे, और अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे भी अध्यक्ष हैं तब ज्यादातर कॉल तो वही लोग लेते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, एक्चुअली कई उदाहरण दे सकता हूँ जी प्लीज। पेंशन स्कीम, आज पेंशन स्कीम पर चर्चा हो रही है पूरी देश में, कई चुनाव पे पेंशन स्कीम पर चर्चा होती है, डिबेट होती है। न्यू पेंशन स्कीम सन 2004 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया गया इस देश में। भारत और भारतीय टैक्स पेयर्स पर जो बोझ है, जो बर्डन है, उस बर्डन कम करने के लिए, पेंशनर्स को फ्यूचर में सिक्योर करने के लिए, पेंशनर्स को एक विकल्प देना सरकार देना चाहती थी कि आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप भी भारतीय ग्रोथ प्रोसेस में आपकी भागीदारी हो सकती है। उसके 10-15 साल के बाद वही कांग्रेस पार्टी जिसने न्यू पेंशन स्कीम लाई, आज वो न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ बोल रही है। उल्टा वो न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रही है। एक बड़ी पोल प्रॉमिस रहती है उनकी। और ये इससे आर्थिक नुकसान केवल हिमाचल प्रदेश का नहीं हो रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट पूरी तरह से बैंकरप्ट हुआ है, लेकिन देश बैंकरप्ट हो रहा है। भावी पीढ़ी को एक प्रकार से आप आर्थिक बैंकरप्सी की ओर ले जा रहे हो। सामाजिक मुद्दों को आप देखिए, 370 जब संविधान से आर्टिकल 370 को हटाया गया, ये हमारे देश के संस्थापकों ने, जो उस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि 370 एक टेम्पररी प्रोविजन है हमारे देश के संविधान में। मैं आपको अपना खुद का उदाहरण दे सकता हूँ। बचपन से मैं कई बार कश्मीर जा चुका हूँ 370 हटने के बाद, लेकिन 370 हटने के बाद मैं स्वयं 3 बार कश्मीर जा चुका हूँ, और 3 बार मैंने जिस प्रकार से टूरिज्म बूस्ट मुझे दिखने को मिला है, होटल्स आ रहे हैं, नौजवान पीढ़ी को रोजगार दी जा रही है। मुझे याद है जब मैं पहलगाम गया था लास्ट ईयर, मैं अनंतनाग के जो सबसे टेरर अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, मैं वहाँ पास हो रहा था, मैंने एक KFC दुकान देखा, तो मैंने ड्राइवर को कहा 1 मिनट रोक लो। मुझे लगा एक्चुअली कि ये वो केंटकी फ्राइड चिकन नहीं होगा, ये कोई लोकल रिप ऑफ होगा, कश्मीर फ्राइड चिकन होगा। ओके। एंड मैंने अपने किसी को कहा कि ये वो KFC नहीं होगा। मैं अंदर गया, KFC QSR रेस्टोरेंट, किसी एक कश्मीरी ने फ्रेंचाइज लिया, वहाँ के स्थानिक बच्चे, गर्ल्स एंड बॉयज काम कर रहे थे। जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट टेररिस्ट अफेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आज वहाँ विकास आ रही है, रोजगार आ रही है। इस पर भी कांग्रेस ने इतने सालों के बाद यू टर्न की। जब 370 को हटाया गया, आज भी आप ट्विटर पे जाके देख सकते हैं कि मेरा ट्वीट था कि वी मस्ट बी ओपन माइंडेड, लेट अस नॉट बी क्लोज माइंडेड अबाउट इट। दिस इज समथिंग विच कांग्रेस हैज अ हिस्ट्री। इनफैक्ट प्राइवेटली मेरा मानना है कि कांग्रेस को क्रेडिट लेना चाहिए। सो ये एक प्रकार से देखिए, राजनीति करना ये हर पार्टी का उद्देश्य है, ये दिस इज नेचुरल इन पॉलिटिक्स। लेकिन हर चीज को अपोज करना फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग,
then there is no politics. तो आपने कभी अपने पुराने दोस्त राहुल गांधी को कहा नहीं कि इन सारे इश्यूज पे हमारी जो पॉलिटिक्स है या पॉलिसी एक अप्रोच दिन है मैं जब एक मेमोइर्स पुस्तक लिखूंगा जी, उस समय उसके बाद मैं आपके साथ एक इंटरव्यू करूंगा कि मैंने उनको क्या कहा, जिसमें उनको आप क्या नहीं विस्तार कहा। से बताएंगे कि मैं मैं राहुल विस्तार से। गांधी के करीबी मित्र से कांग्रेस पार्टी का भूतपूर्व सदस्य कैसे बना। देखिए Were you a close मित्रता, friend? देखिए फ्रेंडशिप नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि फ्रेंडशिप, देखिए मेरे नेता थे, मैं उनको एक नेता के रूप नेता में दोस्त देखता भी था। तो हो सकते हैं। नहीं, फ्रेंडली रिलेशन थे। अच्छा, मैं और आप फ्रेंडली, हमारे फ्रेंडली रिलेशन हो सकते हैं, ऐसे नहीं है कि हम क्लोज फ्रेंड्स, बट आई हैड अ फ्रेंडली रिलेशन विथ हिम, बट ही वाज माय लीडर, ही वाज समवन आई कंसिडर लीडर। कैसे फ्रेंडली थे कि आप फोन पे बात नहीं कर पा रहे थे? क्या हुआ था जनवरी 2024 में? देखिए इन चीज़ों, अभी ऐसे अचानक कुछ होता नहीं है कि ऐसे जनवरी में कुछ हुआ है इसकी वजह से मैंने निर्णय लिया। ये कभी कभी कई सालों से सिमरिंग होती आती ठीक ठीक, तो कम से कम 5 साल मान ही लें। मैं इसको टाइम फ्रेम, जैसे मैंने कहा, मैं जब मेमोइर मार्च लिखूंगा, 2019 आप मुंबई कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। मैं जब उसके मेमोइर, पहले की तमाम सिर्फ फुटबॉल संजय निरूपम एक तरफ। मेमोइर जब मैं लिखूंगा, मैं विस्तार में आपको, मैं जो लोग समझना चाहते हैं मैं उनको बताऊंगा। But you asked to लेकिन resign? मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ, एक सिंपल बात कहना चाहता हूँ। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, आप राजनीति में हो, मीडिया में हो, बिजनेस में हो, कहीं पे भी, जी, हर एक व्यक्ति को रिकॉग्निशन फॉर हार्ड वर्क चाहिए, चाहे आप उनको पद दे ना दे। मेरे पास 10 साल के लिए, मैं मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष था, 2019 में मैंने रेजिग्नेशन दिया। 10 सालों के लिए मेरे पास पोस्ट नहीं था। for 10 years technically, 2014 to 2024, I had only post of Mumbai Congress for few months. Then why I resigned is a separate issue. वो भी मेरे मेमोइर्स में मैं लिख के आपको बताऊंगा। आपके ऊपर वो प्रेशर तो नहीं आ जाता? जुलाई वो छोड़िए, 2019 में CWC में राहुल गांधी ने रिजाइन कर दिया, तो आपको लगा आप भी रिजाइन कर दें मुंबई से? नहीं लगा, मॉरल हाई ग्राउंड। मैं, देखिए मैं तो मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष, जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, लोकसभा चुनाव के 20 दिन पहले मुझे अपॉइंट किया गया जी। मैंने एक कुर्सी को भी यहाँ से वहाँ नहीं हटाया, न तो मैंने कैंडिडेट सिलेक्ट किया। उस समय उर्मिला मातोंडकर जी को हमने नॉर्थ मुंबई से टिकट दिया, वो भी मेरे जो प्रीडिसेसर थे उन्होंने तय किया था। मैंने किसी को टिकट नहीं दिया, मैंने एक फर्नीचर को भी नहीं हटाया। मैं आई कैन नॉट बी अकाउंटेबल। वो भी पार्टी छोड़ गई। आई कैन नॉट बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट हैपेंड। डिस्पाइट दैट आई वाज आस्क्ड, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। सो वो फेयर नहीं। तो मिलिंद भाई, हिंदी में बलि का बकरा कहते हैं। अगर आपने टिकट सिलेक्ट नहीं किए आप, तो फिर आपको क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी? आप तो 3 महीने पहले आए। वो आपको दिल्ली में किसी को पूछना पड़ेगा, वो मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, बट वो एक अलग इशू। 10 सालों के लिए कांग्रेस पार्टी के सबसे कठिन परिस्थिति में मैं कांग्रेस पार्टी के साथ लॉयल रहा। मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, इनफॉर्मली फॉर्मली मैंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। आपके क्रिटिक कहते हैं राज्यसभा की सीट नहीं मिली, इसलिए मिलिंद देवड़ा दाएं बाएं देखने लगे। इमरान प्रतापगढ़ी को मिल गई, रजनी को मिल गई। मैं क्रिटिक को पूछना चाहता हूँ जी, यदि आप चमचागिरी करके, नेताओं को खुश करके, उनको गलत तरह से प्रभावित करके, उनको गलत दिशा में लेकर आप राज्यसभा लोकसभा प्राप्त करते हैं, और जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, जो वस्तु स्थिति है, जो वास्तविकता है, वो अपने नेता को बताते हैं, उनको एक प्रकार से पनिश किया जाता है। आई टेल पीपल, मैं तो आपके माध्यम से, ललन टॉप के माध्यम से नौजवानों को कहूँगा कि आप यदि किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी संगठन में, किसी राजनीतिक दल में, और आपके जो लीडर्स हैं आपके कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं, उन्होंने किया होगा 10 साल पहले किया होगा, लेकिन आज वर्तमान में नहीं कर रहे हैं, तो इट्स फूलिश ऑफ यू टू कंटिन्यू टू स्टे इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। यू मस्ट मूव ऑन। वर यू इन टच विद उद्धव ठाकरे इन 2020 फॉर राज्यसभा? नो। बाद में वो सीट प्रियंका चतुर्वेदी के पास चली। नहीं, वो 2019 की बात। देखिए सब बातें मैं अभी एक दिन मेमोइर्स के दिन में मैं बाकी चीजों में सख्ती से इनकार भी नहीं कर रहे हैं इन सब बातों से। मैं एक बात कह सकता हूँ जी, कहिए। हमें जो देवरा फैमिली में जो ताकत है मुंबई में, वो सभी पार्टियों को पता है। ये ऐसे नहीं कि हमारे पास ऑफर्स नहीं थे, लेकिन हमने 2019, 2020, 2022 में हमने तय किया कि पार्टी हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। मुझे लगा, मैंने इनफैक्ट, मेरे कोई अच्छे दोस्त हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए, अपने अपने राज्य में चले गए। मैंने उस समय उनको भी कहा कि रुकिए,
आपको इतनी जल्दी नहीं तो छोड़ना आपने चाहिए। जब ये कहा तो सिंधिया जी क्या बोले? नहीं, जो भी हो, मैंने लोगों को कहा कि पेशेंट रहिए। बहुत से लोगों को मैंने कहा जी, पेशेंट हमें रहना चाहिए, हमें इंटरनली पार्टी को रिफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। पार्टी अपनी पार्टी है, ये किसी की ये XYZ की कोई फिर वो ओनरशिप क्या पॉइंट आया जो आप सबको समझा रहे थे, आप ही ने छोड़ दी? वो होता है कभी कभी लाइफ में। जी। कभी कभी लाइफ में किसी का एक लिमिट होता है। आपकी पुरानी पार्टी के नेता का एक बयान पढ़े दे रहा हूँ ताकि जी, क्लैरिटी मिल जाए। प्लीज। जयराम रमेश, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी। जयराम रमेश जी मेरे पुराने पारिवारिक फ्रेंड है, उनको अच्छी तो तरह से उनके- जानता हूं। हाँ, उन्होंने पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा कि शुक्रवार को 12 जनवरी को आपने 14 जनवरी को पार्टी छोड़ी। मिलिंद ने मुझे मैसेज किया सुबह, दोपहर में मैंने जवाब दिया। जयराम रमेश ने आपसे पूछा आर यू प्लानिंग टू स्विच? आपने कहा क्या बात करना मुमकिन है या नहीं? उन्होंने कहा मैं कॉल करूंगा। उनकी बात हुई, उन्होंने आपको समझाया। आपके कंसर्न थे कि साउथ मुंबई की सीट शिवसेना के पास जा रही, उद्धव ठाकरे वाले गुट के पास, क्योंकि उनका सिटिंग एमपी था। और फिर इस बात से आप खफा हो गए, आप राहुल गांधी से बात करना चाहते थे, आपकी बात नहीं हुई, एंड देन यू स्विच द पार्टी। इज दिस ट्रू? देखिए, मैं जयराम रमेश जी ने प्राइवेट, मुझे याद नहीं है जनवरी में मैंने जयराम रमेश जी से क्या बात की और क्या मैसेज भेजे। जी, यदि जयराम रमेश जी हमारे जो पर्सनल कम्युनिकेशन जनता के सामने मीडिया के थ्रू लाना चाहते हैं, मैं भी जयराम रमेश जी और हमारे जो पर्सनल कम्युनिकेशन हुआ है उनके राहुल जी के प्रति जो विचार है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब की गवर्नमेंट में जब वे मंत्री थे, उसके बारे में भी मैं भी कुछ कह सकता हूँ, लेकिन यू ऑल्सो हैव स्क्रीनशॉट्स। लेकिन मैं नहीं कहना चाहता हूँ। नहीं, जी। स्क्रीनशॉट्स नहीं, बहुत कुछ है। हाँ, मनमोहन सिंह जी ने उनके बारे में क्या कहा था जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और वे देश के एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे, हाँ। वो भी मैं आज नहीं कहूंगा, अपने मेमोज में कहूंगा। मतलब मनमोहन सिंह ने कुछ जयराम रमेश के बारे में कहा था, वो छोड़िए, और मुझे जयराम रमेश ने कुछ राहुल गांधी के बारे जयराम में कहा रमेश था। जी इज इरेलेवेंट इन दिस डिस्कशन राइट नाउ। ओके, यदि मैंने पार्टी को समझाने की कोशिश की कि साउथ मुंबई सीट, पार्लियामेंट्री सीट, जो कि हमारे फैमिली 1980 से, मेरे स्वर्गीय पिताजी 1980 से लगातार 2019 तक हम 11 लोकसभा चुनाव नॉन स्टॉप हम साउथ मुंबई से लड़े हैं। कांग्रेस पार्टी का हमने मुंबई में प्रतिनिधित्व किया है, साउथ मुंबई का हमने केंद्र में, महाराष्ट्र में प्रतिनिधित्व किया है। तो क्या ये बुरी बात है कि मैं पार्टी को यदि कह रहा हूं कि आपको उद्धव ठाकरे जी और उनके पार्टी से बच के रहना चाहिए, जबकि आज पार्टी के नेता, आज कांग्रेस पार्टी के नेता आज कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग विद उद्धव ठाकरे जी में, उद्धव ठाकरे जी ने सभी अच्छे सीट्स ले लिए, सब मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स उद्धव ठाकरे ने ले लिया, जो ताकि कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट वन साइडेड उद्धव ठाकरे को शिफ्ट होगा। आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बयान है, कांग्रेस पार्टी के मुसलमान नेताओं का आज वीडियो वायरल हो रहा है कि मुसलमानों से निवेदन कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को हमको बॉयकॉट करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है। तो यदि मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को वार्न कर रहा हूं और उसके वजह से लोगों को लग रहा है कि मिलिंद को पनिश करना चाहिए, तो देन मैं कांग्रेस पार्टी को आपके माध्यम से ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। और यही एक कारण होगा कि कांग्रेस पार्टी का लगातार हैट्रिक 3 बार वे लोकसभा चुनाव हारे और उन्हें इतिहास बनाया। पर your critics are saying कि मिलिंद को जो कुछ मिला कांग्रेस पार्टी से मिला। What was he? He was son of मिलिंद देवड़ा और 27 साल की उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, क्योंकि वो लेगेसी से आते हैं और गांधी परिवार ने उन पर ट्रस्ट दिखाया। पापा हटे तो बेटे को मंत्री बना दिया गया। कितनी दफा होता है कि दूसरी दफा के सांसद को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में ले लिया जाए? कांग्रेस पार्टी ने मेरे फैमिली को, मुझे बहुत कुछ दिया जी। I'll और always जब fight कांग्रेस for- पार्टी उन्होंने कहा स्ट्रगल में थी, तब मिलिंद को लगा कि I अच्छा will- अब मैं चुनाव हार गया हूँ, मैं दो समझ रहा हूँ आप क्या लोकसभा कह के रहे हैं। 14 और 19, अब मुझे राज्यसभा भेजा जाए। जब उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया तो वो दाएं बाएं का रास्ता तलाशने लगे। वेरी गुड। मैं, कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं कांग्रेस पार्टी का हमेशा आभारी रहूंगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट मैंने कांग्रेस पार्टी को क्या दिया उसके बारे में भी पार्टी के नेताओं को जानकारी होगी। मेरे फैमिली ने कांग्रेस पार्टी को क्या दिया, वो भी मेमोइर्स में हम लिखेंगे। कांग्रेस पार्टी के इलेक्शंस चलाने के लिए जो भी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती थी वो हम लोग हमेशा मदद करते थे, हर इशू को लेकर हम मदद करते थे। मैंने कभी भी पिछले 20 सालों में एक बार भी मैं किसी कंट्रोवर्सी में आया जिसमें मैंने कांग्रेस पार्टी को डिस्क्रेडिट किया? एक बार भी मेरे वजह से कांग्रेस पार्टी को किसी भी देश के किसी भी कोने में, किसी भी सीट में
कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक वोट का नुकसान हुआ। सो हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहा है कांग्रेस पार्टी। आप लोगों के लिए मुश्किल ये हो गई होगी, आप साउथ मुंबई से आते हैं। सिंपली मैं इस बात को कहना मुंबई चाहता हूं, क्लब, इंडस्ट्रियलिस्ट, नहीं, संसाधन कांग्रेस- सबको चाहिए, नहीं, लेकिन कांग्रेस- आपके पुराने नेता अंबानी अडानी को लगातार कोसते रहते हैं। कांग्रेस के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया। आई हैव नो पर्सनल इल विल अगेंस्ट एनीवन इन कांग्रेस पार्टी, वापस तो नहीं जाएंगे? बट कभी कभी सुनिए, कभी कभी हर एक व्यक्ति को अपने खुद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने योग्यता क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए भी सोचना चाहिए। यदि किसी को भी लगे किसी भी प्रोफेशन में कि मैं जिस कंपनी संगठन में काम कर रहा हूँ मेरे खिलाफ कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं, मुझे डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जिनके बारे में आप ऑटोबायोग्राफी में बताएंगे। जिनके बारे में मेरे लिए इरेलेवेंट है, मैं क्यों उनके बारे में क्यों बताऊं। अरे पता भाई साहब, हमारे जैसे आम नागरिक को कैसे पता छोड़िए। चलेगा कि आप भाजपा कांग्रेस के देखिए, लोग, शिवसेना के लोग कैसे जिन राजनीति लोगों करते हैं? जिन लोगों ने सिंधिया जी को पार्टी से भगाने की कोशिश की, जिन लोगों ने मुझे भगाने की कोशिश की, जिन लोगों ने हुड्डा जी जैसे नेताओं को ट्रबल किया, बाकी अन्य लोगों को मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता, अपने दोस्त लोग हैं, वो लोगों को राज्यसभा मिल गया, वो लोग खुश बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी चुनाव भी नहीं लड़ा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो 6-6 लाख से चुनाव हारते हैं, उसके बाद उनको रिवॉर्ड किया जाता है। किसी सब वीर लटा है कौन? इमरान प्रतापगढ़? नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं भाई, बहुत से लोग हैं। तो इमरान भाई तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि तो मुझे महाराष्ट्र में ये समझ में नहीं आता है मिलिंद जी, सब अच्छे दोस्त, थोड़ी देर में आप कहोगे आदित्य ठाकरे भी आपके अच्छे दोस्त हैं। अच्छे क्यों नहीं है, मैं उनको बचपन से जानता हूँ, और मेरे स्वर्गीय पिताजी और बाला साहेब ठाकरे की बहुत अच्छे संबंध। और अब आप दोनों पॉलिटिकल अपोनेंट हैं। Political- वो वर्ली से सिटिंग एमएलए हैं और आप। बट प्रॉब्लम मीडिया में है जी। हम में नहीं है। अच्छा बताइए। मीडिया आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल अपोनेंट है मतलब उनका दोस्ती मित्रता खराब नहीं, हो हम तो जाता है। चाहते हैं मित्रता रहे। मेरा फॉर एग्जांपल राहुल गांधी जी के प्रति या गांधी परिवार के प्रति कोई नफरत नहीं है। हेलो हाय होती रहती है। मैं सोनिया जी राज्यसभा में है मेरे साथ, मैं नमस्कार हमेशा कहता हूँ, मुझे नमस्कार कहती है। हाँ, बर्थडे विश हो जाता है जो भी, मतलब नमस्ते। व्हाई शुड वी नॉट बी सिविल? जी। वी आर नॉट एनिमीज। अच्छा। I don't. Someone feels they are not respected in an organization anymore. Someone decides to move out. What should one do? That's a political What move, should हाँ। one do? One should just say कि नहीं, now I should just die there and not contribute anymore. No. You live one life. You must go and contribute. You must go and do तो something. फिर आपने कंट्रीब्यूशन के लिए राजनीति, मेरा मानना है कि राजनीति का ध्येय चुनाव जीतना, सत्ता में आना नहीं, जनता के लिए संघर्ष करना होना चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू राइज अबव पावर एंड डू समथिंग फॉर द पीपल। दैट हैज बीन पॉलिटिक्स माय फादर एंड आई टॉट। हमें देखिए, 10 साल के लिए मैं सांसद नहीं था। ऐसे नहीं है कि लोग मुझे राज्यसभा के ऑफर्स नहीं दे रहे थे। हम क्यों रहे पॉलिटिक्स में, हम कांग्रेस पार्टी में क्यों रहे? एवरीथिंग इज नॉट अबाउट पावर। कौन दे रहा था ऑफर? मैंने कहा आपसे, आप क्यों unnecessary? उद्धव के टच में थे, आप बोल रहे हैं कि नहीं थे। जो भी अब है, बची भाजपा। टच की बात नहीं है जी। बहुत से देखिए, Were you in conversation with Devendra Fadnavis before 2024 elections? Why will I tell you this firstly? And I will not tell you who I'm in touch with. who I Because was ये in touch बहुत ही पुख्ता किस्म की पॉलिटिकल कॉरिडोर में देखिए, बात थी कि आपने इस्तीफा दिया और आपकी और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी, I know what they think of me at a personal level. I know that. But that's fine. I know that there is personal respect, and I have nothing personal against anybody. As I said, I'm not somebody who believes politics is personal. I believe politics is about ideas. मैं चुनाव आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं जयवंतीबेन मेहता पहली फर्स्ट इलेक्शन में 27 बरस का एक युवक था। 2004 का इलेक्शन, 2004 में उस समय जयवंतीबेन मेहता केंद्रीय मंत्री थी जी। जयवंतीबेन मेहता के और मेरे स्वर्गीय पिताजी के बहुत अच्छे संबंध थे। कॉर्पोरेटर्स रह चुके हैं महानगर पालिका में, मुंबई महानगर पालिका। जयवंतीबेन मेहता मेरे बारे में कहते थे कि मिलिंद का जितना उम्र है उतना मेरा अनुभव है। ही इज 27, आई हैव 27 years of experience, but it was never personal. उसके बाद मोहन रावले जी यहाँ के एमपी हुआ करते थे, 5 टर्म एमपी थे साउथ सेंट्रल मुंबई के जी। मैंने उनको 2009 में हराया। आज अरविंद सावंत जी, उन्होंने मुझे हराया। कोई पर्सनल खराब ऐसे नहीं है। मैं अरविंद सावंत को जब मिलता हूँ, वी हग ईच अदर, देयर इज अ पर्सनल बॉन्डिंग। हम लोग कभी कभी एयरपोर्ट लाउंज में मिलते हैं, पार्लियामेंट में मिलते हैं। सो देखिए, ये मेरा स्वभाव नहीं है कि पॉलिटिक्स इज पर्सनल। इफ समबडी इज पेटी टू थिंक दैट पॉलिटिक्स इज पर्सनल, देन वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। उनको अपने चेतना जो है बढ़ाना चाहिए। जनवरी 2024 में जब आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी,
उसके बाद क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत शुरू हुई या पहले से ही चल रही थी? नहीं, ऐसे कुछ देखिए, ऐसे नहीं है कि आप पीपल क्वेश्चन टाइमिंग मिले नहीं, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज शुरू किया। नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट you're a senior journalist, but with due respect, ये कभी कभी मैं अपने जर्नलिस्ट मित्रों से मिलता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि आप कौन से चैनल में काम कर रहे हो, कौन से चैनल। ये ऐसे नहीं होता है कि पॉलिटिक्स में कि आप तय करते हो कि अभी मुझे मार्केट में जाना है और मैं मार्केट में जाके देखूंगा कि कौन से ऑप्शंस है और ऑप्शन ए सिलेक्ट करूंगा या ऑप्शन बी। ऐसे नहीं होता है। क्या होता है पॉलिटिक्स में समटाइम्स, मेरे लिए मैं आपका स्वयं का उदाहरण आपको दे सकता हूँ। आई वॉज फीलिंग सफोकेटेड, आई वॉज फीलिंग अनवांटेड, दैट्स अ रियलिटी। मे बी आई एम रॉन्ग बट आई फेल्ट दैट फॉर वेरी लॉन्ग, आई फेल्ट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई गॉट टू नो मिस्टर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब। एक्चुअली हमारे फैमिली का फैक्ट्री हुआ करता था, प्लास्टिक्स बिजनेस था। मेरे फादर के पॉलिटिक्स में आने के पहले ठाणे में जी उनके जो सुपुत्र है श्रीकांत शिंदे जी, जो एक डॉक्टर है, 3rd टर्म एमपी है, मेरी तरह वो भी 27 बरस के थे जब पहली बार एमपी बने जी। उनके साथ एक अच्छा ट्यूनिंग संबंध कि वे शिंदे साहब ने मुझे कहा कि मेरा विजन है मुंबई के लिए, मुझे कुछ करना है मुंबई के लिए, मुझे महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना है। महाराष्ट्र वॉज दैट टाइम नंबर 2 स्टेट इन अट्रैक्टिंग एफडीआई, जबकि महाराष्ट्र का पोजीशन हमेशा नंबर 1 रह चुका है अट्रैक्टिंग एफडीआई में। मुझे नंबर 1 स्टेट फिर से महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाना है। मैं चाहता हूं कि आप जैसे कोई व्यक्ति who understands business, who understands trade, commerce, मुंबई की क्या समस्या है, यहाँ के साधारण आम लोगों की क्या समस्या है, गृह निर्माण कैसे करें, झोपड़पट्टी चाउल्स का रीडेवलपमेंट हम कैसे करें। वैसे जब ट्यूनिंग होती है, somebody is saying I don't value you and someone else is saying I value you greatly and respect you, it's but natural, no? तो ये बात कहाँ से चलती है कि देवेंद्र फडणवीस से बात चल रही थी लेकिन उनको लगा आपको भी एक जिश थी ये बात कहाँ से चलती है? दिल्ली के कोई नोएडा से चलती है, जहाँ सॉरी टू से बट जो वहाँ के नहीं सर खुल के बात करेंगे। नहीं जो पत्रकार, कुछ पत्रकार जो बैठे हैं, आप जैसे नहीं बट कुछ लोग जो बैठे हैं वहाँ, वो पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड विद ग्राउंड रियलिटीज है। आप तो जमीन पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बट बाकी लोग स्टूडियो में बैठते हैं, रूमर्स सुनते हैं, रूमर्स फैलाते हैं। मैं तो इसीलिए पूछ लेता हूँ, नहीं मैं जो कुछ भी सुन के आऊंगा मिलिंद देवड़ा के बारे में उनसे सामने पूछूंगा कि भाई बता दीजिए क्या सही है क्या गलत है। मुझे रूमर्स और कंस्पिरेसी थ्योरी सुन के मुझे बहुत खुशी होती है। मैं जब भी सुनता हूँ तो मुझे आई फाइंड इट वेरी फनी। चलिए तो ये वाली भी सुन लीजिए। मुझे कहा गया कि इतने समय कांग्रेस में रहे, एक जिच थी, एक थोड़ी हिचक थी, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप आते हैं मराठी वोटर ठीक ठाक है, शिवसेना के साथ उनका एक नेचुरल झुकाव था, इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने आपको ये सुझाव दिया कि हमारे यहाँ आओगे, पता नहीं हम कितना एडजस्ट कर पाएंगे, नहीं पाएंगे, एकनाथ शिंदे जी के साथ जाओ, वहाँ पे चूंकि वो नई पार्टी है, एक फैक्शन टूटा और उसने क्लेम किया, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इज दिस ट्रू ऑफ फॉल्स? देवेंद्र, आपका जो थ्योरी है कि देवेंद्र जी ने मुझे, मेरा थ्योरी नहीं, मैंने जो सुना मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं। देवेंद्र जी ने मुझे शिंदे साहब से मिलाया जी, मिलाया नहीं मिल जानते तो आप लोग पहले से ही होंगे। बहुत ये पहली बार मैं ये थ्योरी सुन रहा हूँ। मैंने बहुत सारे, क्या होता है सर, ग्राउंड पे घूमते हैं तो हम लोगों को सब तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस थ्योरी इज रॉन्ग एंड देयर इज नो थ्योरी इन दिस। ऐसे कोई सीक्रेट नहीं है, सिंपल बात है। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट व्यक्ति हूँ, बहुत सिंपल है। एक जगह पे आपको सफोकेट, अनवांटेड महसूस हो रहा था, दूसरी जगह वेलकम, दूसरी जगह पे लोग कह रहे थे कि आइए रेड कार्पेट, हम आप जैसे लोगों की हमें आवश्यकता है। कभी ना कभी किसी के दिमाग में यू फील कि मेरा उद्देश्य क्या है राजनीति में। मेरा उद्देश्य चमचागिरी करना नहीं है, हर टाइम चमचागिरी करना नहीं। मेरा उद्देश्य है या साइकोफ्रेंड बनना नहीं। आई वांट टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव। मेरा पॉलिटिक्स कंस्ट्रक्टिव है, जैसे मैंने कहा, मेरा कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है। मुझे सकारात्मक राजनीति करना है। मैं आपको एक उदाहरण दूं जी, बताइए। मेरे एक्चुअली भाजपा के कुछ नेता हमेशा कहते थे, एक्चुअली लास्ट 30 ईयर्स से कहते हैं कि 1999 में मेरे स्वर्गीय पिताजी उस समय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस के अध्यक्ष थे, यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे। उस समय इंश्योरेंस बिल को पास करना था जी, जिससे एफडीआई के लिए, जिससे प्राइवेट सेक्टर इन इंश्योरेंस वाज टू बी अलाउड, जिसकी वजह से आज करोड़ों भारतीयों को इंश्योरेंस का सुविधा मिल रहा है जी। उस समय केवल LIC GIC का मोनोपोली था जी। मेरे स्वर्गीय पिताजी उस समय उन्होंने सोनिया जी को साथ में लेकर, कॉन्फिडेंस में लेकर, अटल जी और यशवंत सिन्हा जी के साथ में मिलकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी, बीजेपी
साथ में आकर उन्होंने फाइनेंस बिल पास Consensus build किया, करवाया। कंसेंसस बिल्ड किया। इससे फायदा किसका हुआ? देश का फायदा हुआ। तो मैं इस प्रकार की राजनीति में विश्वास करता हूँ। जीएसटी का उदाहरण लीजिए। जी। जीएसटी कांग्रेस पार्टी पहले कह रही थी जीएसटी, बीजेपी कह रही थी जीएसटी, नोबडी वाज एबल टू गेट इट डन। आई रिमेंबर देन उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, उन्होंने भी वैसे कंसेंसस बिल्ड करके काम करवाया, देश का भला हुआ। तो मैं इस प्रकार का राजनीति में विश्वास करता हूँ। ये जो लोग पर्सनल एनिमिटी में विश्वास करते हैं, दे विल नेवर बी एबल टू गेट दिस डन, बिकॉज उनमें वो हमेशा वो भावना होगी कि अरे ये तो मेरा दुश्मन है, मुझे उनके साथ कमरे में नहीं बैठना है। आप पर्सनल एनिमिटी की बात कर रहे हैं, मुझे आदित्य ठाकरे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप एलिगेशंस लगा रहे हैं वो याद आ रहे हैं। आई विल कम टू दैट। व्हेन वर यू इन्फॉर्म्ड दैट यू हैव टू कंटेस्ट फ्रॉम वर्ली? इट वॉज अ डिस्कशन फॉर सम टाइम। बेसिकली क्या हुआ मैं आपको बता दूं कि फर्स्टली वर्ली और वर्ली साउथ मुंबई का एक हिस्सा है। जी। मैं साउथ मुंबई से, मेरे परिवार, जैसे मैंने कहा 1980 से हम लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। आपके पिताजी पहले कॉर्पोरेटर भी रहे हैं? कॉर्पोरेटर है, एमएलए रहे, एमएलसी रहे, उसके बाद एमपी बने। बट वर्ली का मैंने पार्लियामेंट में मुझे रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिला एज ए लोकसभा एमपी। इस लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी कैंडिडेट एक यामिनी यादव थी। सीएम साहब ने मुझे कहा कि मिलिंद भाई आप वर्ली को संभालिए, यू आर इंचार्ज ऑफ वर्ली असेंबली। आदित्य ठाकरे को पिछले विधानसभा चुनाव में बराबर 5 साल पहले उनकी जो लीड थी, ऑलमोस्ट 69,000 वोट्स की लीड उनको मिली थी वर्ली से। आप यकीन नहीं करोगे कि लोकसभा चुनाव में उनकी कैंडिडेट, जबकि उनकी पूरी पार्टी ने कैंडिडेट को आश्वासित किया कि हम आपको मिनिमम 45,000 वोट्स का लीड देंगे वर्ली से, उस कैंडिडेट को केवल 6,500 का लीड मिला, 6,600 टू बी एग्जैक्ट। मतलब 1/10 ऑफ आदित्याज लीड 5 years ago। इसका साफ मतलब है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये आपको ठाणे में नहीं दिखाई देगा, जहां से शिंदे साहब लड़ते हैं। सो पार्टी थॉट इफ वी पुट अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, नाउ इसमें मीडिया में भी क्या होता है कि हमने कोई लोकल किसी को कैंडिडेचर उनका हमने दिया, तो मीडिया कहती है कि अरे आपने आदित्य को केक वॉक दिया, ये क्या सेटिंग हो रहा है। वो फिर कंस्पिरेसी थ्योरी चलती थी, खास करके नोएडा में, कि महाराष्ट्र में और मुंबई में और वर्ली में। बड़ी शिकायत है भाई साहब आपको नोएडा से। नहीं, मुझे नोएडा पसंद है, ऐसे नहीं है, बट ऐसे फिर कंस्पिरेसी थ्योरी होती थी कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में कंस्पिरेसी थ्योरी हुए कि कुछ सेटिंग हुई, उसमें देवेंद्र जी का भी नाम जुड़ा जाता था। तो पार्टी ने तय किया, महायुति ने तय किया, और ऐसे नहीं है कि किसी को फोर्स किया गया, मुझसे चर्चा करने के बाद कि क्या आप वर्ली से लड़ना चाहोगे, नॉट एज मिलिंद देवरा ओनली, एज चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, गोइंग एंड सेइंग कि शिंदे साहब स्वयं यहाँ के उम्मीदवार है। मैंने आज भी मीडिया में मॉर्निंग में जब मैंने अपना नामांकन भरा जी, मैंने वहां भी मीडिया वालों को कहा कि मिलिंद देवरा उम्मीदवार नहीं है, शिंदे साहब स्वयं उम्मीदवार है। और शिंदे साहब स्वयं वर्लीकरों के समस्या, वर्लीकर एक बहुत बड़ी सौरभ जी एक प्रकार से एक भावना जो आपको बाकी असेंबली कंस्टिट्यूंसीज में दिखाई नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल बगल की एरिया मलाबार हिल, आपको ऐसे कोई मलाबार हिल कर भावना नहीं दिखाई देगा जहां आपका घर है, जहां मेरा घर है। वर्लीकर का भावना स्ट्रॉन्ग भावना है, और मैं वर्लीकर जो स्थानिक लोग हैं उनका मैं बहुत आदर करता हूँ। मैं मानता हूँ कि वर्लीकरों का, कई वर्लीकर हमें मिले थे आज कि वर्लीकर, हमें वर्ली कैंडिडेट चाहिए, वर्ली कैंडिडेट, क्योंकि वर्ली में मुंबई के सबसे पुराने जो नागरिक है, जो भूमिपुत्र है, खास करके जो कोली समाज, जो फिशरमैन कम्युनिटी के लोग हैं, वो वर्ली में भारी संख्या में यहाँ रहते हैं। इसलिए आज ऐसे बहुत सारे चौक है वर्ली में, वर्लीकर नाम के चौक, बहुत सारे परिवार है जो वर्ली में रहते हैं जिनका नाम वर्लीकर, लास्ट नेम वर्लीकर है, सरनेम वर्लीकर है। सो हम लोगों ने बात साथ में मिलकर तय किया कि यहाँ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, काम करने की बहुत अपॉर्चुनिटी है। और शिंदे साहब ने कहा मिलिंद जी आप स्वयं जाकर लोगों से मिलिए, उनकी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, और वो समस्या क्या है वो मेरे आकर बताइए। तो आपकी फाइट किससे है? शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के आदित्य ठाकरे से, या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संदीप देशपांडे से? मैं आपको सच बताऊं, मैं कभी भी 2004 से मैं 4 चुनाव, मेरे 5th इलेक्शन है, 4 लोकसभा और ये पहला विधानसभा, मैंने कभी भी ऐसे सवाल का मैंने जवाब नहीं दिया है कि मेरा विरोधी X है या Y है।
मैं सीरियसली मानता हूं कि मेरा सबसे बड़ा विरोधी, द ऑपोजिट ऑफ राजनीतिक इच्छा शक्ति, वही है। मैं एक काम करने वाला व्यक्ति हूं, मुझे काम करने में बहुत शौक है। राजनीति में कम करता हूं, काम में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। आपके अपोनेंट कहते हैं मिलिंद देवड़ा उद्योगपतियों का दोस्त, मुंबई क्लब का पैरोकार, कौन से ओपोनेंट? और आदित्य ठाकरे और उनके समर्थक। उन्होंने कहा? अच्छा, कब कहा उन्होंने? जी, उनके समर्थकों का कहना है कि जितने ये आप सब रीडेवलपमेंट के नाम पे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आदित्य ठाकरे वो ये नहीं कहेंगे। आई सेड कि उनके समर्थकों ने, आप समर्थक सोशल मीडिया कुछ पे भी अपनी कह- पोस्ट पे जाके देखिएगा। वो ठीक है, वो सब वो तो ये ऐसी क्यों इमेज बना दी जाती है कि ये राजनीति में बोलना, किसी को कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। हाँ, ये तो और स्वाभाविक इसको एक अपमान की तरह क्यों लिया जाता है उद्योगपतियों का नहीं, ऐसे पैरोकार? कोई नेगेटिव। देखिए आज हम हाँ। कहाँ पे खड़े हैं? महालक्ष्मी रेस कोर्स। जी, मैं आपके कैमरा मैन से निवेदन करूंगा, आप थोड़ा एक राउंड लीजिए। अमतेश जी दिखाइए जरा मुंबई के नज़ारे। ये अब ये मुंबई मत कहना वर्ली कि और सर साउथ। लेंस बदलना पड़ेगा। आपको यहाँ जी चॉल्स दिखाई देंगे उस साइड पे, जी, उस साइड पे, इन बिल्डिंग्स के पीछे। वो बिल्डिंग्स के पीछे। फॉर एग्जाम्पल वहाँ जो बिल्डिंग्स बने हैं जी, वो सफाई कामगार के क्वार्टर्स थे मलाबार हिल के। ओके, मैंने वहाँ उनको घर दिलवाया परमानेंट बेसिस, जो मुंबई के महानगर पालिका के सफाई कामगार। जी, अब ये जितने भी आपको टावर्स दिखाई दे रहे, बड़े बड़े टावर्स, जी। फोर सीजन्स होटल दुनिया का सबसे बड़ा टावर, सेंट रीजस होटल दुनिया का सबसे बड़ा होटल कंपनी, जी, ये ओरिजिनली मोस्ट ऑफ दीज बिल्डिंग्स या तो झोपड़पट्टी थे, स्लम्स थे, या पुराने चॉल्स। क्योंकि ये समझना सौरभ जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। आपको थोड़ा दक्षिण मुंबई का इतिहास बता दूं। बताइए। मुंबई और साउथ मुंबई हम्म, भारत का टेक्सटाइल हब था। ये जो आज नए बिल्डिंग्स आ रहे हैं, जी, ये बिल्डिंग्स टेक्सटाइल मिल्स पे आ रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हुआ क्योंकि यूनियंस ने इंडस्ट्री को सत्यानाश किया, बंद किया उन्होंने। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री शिफ्ट हुआ, धीरे धीरे बांग्लादेश, चीन शिफ्ट हुआ, और ये पूरी एरिया को गिरन गांव का नाम दिया जाता था। गिरन गांव मतलब गिरनी जो है, जो गिरनी मीन्स टेक्सटाइल, गिरनी कामगार, टेक्सटाइल वर्कर्स, उनका गांव। जितने भी चॉल्स आपको मलाबार हिल, ओपेरा हाउस, खेतवाड़ी, उमरखाड़ी से लेकर वर्ली, शिवड़ी, परेल में आपको दिखाई देंगे, वो टेक्सटाइल कामगारों का, Workers मजदूरों थे। का होम घर था। जी, आज वो चॉल्स जर्जर हो चुके हैं। उनका जब रीडेवलपमेंट होता है, जब मिल लैंड्स का रीडेवलपमेंट हो रहा है, तो लोग नए नए होटल्स लगा रहे हैं, मॉल्स लगा रहे हैं, टावर्स लगा रहे हैं। सो ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन रहा है, कॉस्मोपॉलिटन इलाका बन रहा है। ये केवल वर्ली में नहीं, आपको शिवड़ी में भी दिखाई देगा, मलाबार हिल में भी दिखाई देगा, पूरी मुंबई में आपको दिखाई देगा। एंड ये महालक्ष्मी रेस कोर्स, ये वन ऑफ मुंबई सबसे बड़ा जो एक प्रकार से एक ओपन स्पेस है। इसका लीज 100 साल पुरानी लीज थी बीएमसी के साथ, मुंबई महानगर पालिका के साथ। मुंबई महानगर पालिका देश का सबसे अमीर महानगर पालिका है, जी, ये हम सबको गर्व है। ये लीज जिसका चुनाव अटका हुआ है कुछ एक वर्षों से, काफी सालों से। जी, 2013 में ये लीज एक्सपायर हुआ। 2013 से उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी मुंबई महानगर पालिका में लगातार 30 वर्षों से सत्ता में है। 10 सालों से वे सत्ता में थे, उन्होंने लीज रिन्यू नहीं किया। शिंदे साहब ने ये लीज रिन्यू किया। इस लीज रिन्यू करने से क्या हुआ है, मुंबई करो मतलब महानगर पालिका के माध्यम से मुंबई करो को इस रेस कोर्स से 120 एकड़ 120 एकर्स लैंड मिला है। आज 120 एकड़। आज केवल नहीं, ये पूरा एरिया ज्यादा है, लेकिन आज मुंबई करो को केवल वॉकिंग ट्रैक की एक्सेस है। बाकी जो क्लब हाउस है वो क्लब मेंबर्स के लिए, जो रेस क्रॉस के मेंबर्स, RWITC, रेस रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब, अंग्रेजों के जमाने का होगा ये जी, क्लब। अंग्रेजों के हाँ। जमाने का है। सो आम मुंबई करो को बहुत कम जगह में एक्सेस है। अभी शिंदे साहब के नेतृत्व में 120 एकड़ का जगह मुंबई करो को दी जाएगी, सामान्य मतलब आम मुंबई करो को। इसके साथ इस तरफ से कोस्टल रोड बन रही है पूरी मुंबई में। कोस्टल रोड, हमारी कोस्टल रोड कोलाबा से लेकर पालघर तक जा रही है। वहाँ 180 एकड़ की गार्डन बन रही है। 180 एकड़ की गार्डन और ये 120 एकड़ की जो महालक्ष्मी रेस कोर्स है, इनको जब कनेक्ट किया जाएगा 300 एकड़ का ओपन स्पेस, रिक्लेम्ड लैंड एंड दिस लैंड, वो रिक्लेम लैंड और ये लैंड 300 एकड़ का एक पब्लिक पार्क, आप चाहे आप सेंट्रल पार्क कहिए जो न्यूयॉर्क में आपको दिखाई देता है, बड़ा खूबसूरत। सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट पार्क है, ओके, न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क है, जी, लंदन में हाइड पार्क है, जी,
वैसे एक बड़ा पार्क जो एक्चुअली उद्धव ठाकरे जी ने 2013 में उस पार्क का प्रपोजल दिया था, उस समय पृथ्वीराज चौहान जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन 10 सालों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये काम शिंदे साहब ने किया ना। शिंदे साहब ने जब एक सकारात्मक काम किया आम मुंबईकरों के लिए, विच इज एक्चुअली अ विन विन फॉर एवरीवन। रेस कोर्स के लोग खुश हैं, मुंबईकर खुश है। मुंबईकरों को एक 300 एकड़ का लैंड साउथ मुंबई में, मैं कट्टर साउथ मुंबईकर हूँ, मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि 300 एकर्स ऑफ लैंड पब्लिक स्पेस हमें मिलेगा। अननेसेसरली आप उस पर स्पीड ब्रेकर लगाने की कोशिश करें, लोगों को, आदित्य ठाकरे जी, आप लोगों को डराने की कोशिश करें हर चीज पर। तो ये जो स्पीड ब्रेकर की राजनीति है, जो एक प्रकार से दिल्ली में भी होती थी पहले, कुछ समय पहले, वॉट एवर इज गुड फॉर द कंट्री, गुड फॉर द स्टेट, गुड फॉर द सिटी, अपोज, उस राजनीति का मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। आज मेट्रो प्रोजेक्ट, आज कोस्टल रोड आपने देखा होगा, ये हम जैसे मोटरिस्ट के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, रेलवे, मुंबई की रेल नेटवर्क इतनी जैम्ड है, लोगों को जब घर जाना पड़ता है वीकडे पे, इतनी जैम्ड, मतलब टाइट रेल में उनको जाना पड़ता है। मेट्रो उसको डीकंजेस्ट क्या करेगा। मेट्रो को 4 साल से किसने डिले किया? आदित्य ठाकरे जी ने डिले किया, जानबूझ के। 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ महाराष्ट्र सरकार का, आम लोगों का, टैक्स पेयर्स का। 4 साल का डिले। रेस कोर्स का डिले उन्होंने 10 साल से किया। आज शिंदे साहब करें, आप अपोज करें। देश का सबसे बड़ा पोर्ट, बंदर, मैं देश का शिपिंग मंत्री हुआ करता था, मैं जानता हूं कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, और महाराष्ट्र एक कोस्टल स्टेट है। देश का सबसे बड़ा पोर्ट आज पालघर के वहां वढ़ावन पोर्ट आ रही है, वहां मोदी जी के नेतृत्व में उसका भूमि पूजन हुआ कुछ 1 महीने पहले। उस पोर्ट का उन्होंने अपोज किया। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, दुनिया का, आप ये वेरीफाई कीजिए, जैतापुर कोंकण में आ रहा था, उसका आपने अपोज कीजिए, क्या किया? तो ये आप अपोज कीजिए राजनीति के लिए, ठीक है, मैं भी मानता हूँ। आपके अच्छे दोस्त ने कभी मिलते हैं तो बात नहीं होती इन सारी चीजों पर। बट क्या है, देखिए, आदित्य ठाकरे, एक्चुअली हम लोग साथ में एक फंक्शन में थे कोची में 1 महीने पहले। आदित्य ठाकरे में उनको कतई अंदाजा नहीं होगा कि आप वर्ली से लड़ने वाले हैं। ठाकरे, मैं और सुप्रिया सुले, हम एक डिबेट पे थे, वो एक प्राइवेट इवेंट था, और कोई, देखिए, कोई पर्सन नहीं, आप उनको यहाँ बुलाएंगे तो हमारी अच्छी बातचीत होगी। मैं एक छोटे भाई की तरह उनको मानता हूँ। मैं जब वे स्कूल में पढ़ते थे, अंबानी स्कूल में, मैं एक बार लेक्चर करने वहाँ गया था, और वो ऑडियंस में बैठे थे एज अ स्टूडेंट। मुझे मालूम ही नहीं था कि उस समय स्टूडेंट थे। तो वो व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। मैं तो नहीं मानता हूँ पर्सनल लड़ाई। पावर की लड़ाई है, नहीं, पावर की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, डेवलपमेंट की लड़ाई, ये आप कह सकते हैं। इट्स नॉट अ पर्सनल इशू, इट्स नॉट एन ईगो इशू। आई डोंट हैव एनी ईगो बैटल अगेंस्ट एनीवन, अगेंस्ट राहुल गांधी जी, अगेंस्ट आदित्य ठाकरे जी, अगेंस्ट उद्धव ठाकरे जी, नथिंग ऑफ दैट। टिक के रहेंगे अब एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में, या आगे फिर पार्टी बदलने की संभावना है? आप? मैं क्यों छोड़ूं जहां मुझे रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, मुझे काम करने का स्थिति हो गई, मुझे काम करने का अवसर, देखिए, काम करने का अवसर मिल रहा है। लोग, जैसे मैंने कहा, पीपल वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर वर्क। शिंदे साहब मुझे बहुत फ्रीडम दे रहे हैं, बिटवीन अस बहुत ज्यादा फ्रीडम दे रहे हैं काम करने का। श्रीकांत जी साउंड सरप्राइज्ड, ज्यादा दे रहे हैं। नहीं, क्या है, इस सिस्टम में एक प्रकार से एक रीजनल पार्टी है, इसमें काम करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। श्रीकांत जी मुझे बहुत काम करने के लिए काम स्पेस दे रहे हैं। उनमें मैंने एक बात देखा है कि श्रीकांत जी, जो उनके सुपुत्र है, एक डॉक्टर है, उनमें जरा सा भी मैंने असुरक्षा नहीं देखा है, इनसिक्योरिटी। कभी कभी होता है, लोगों में थोड़ा इनसिक्योरिटी होता है, वैसे उनमें बिल्कुल नहीं है कि अरे मिलिंद देवरा आ गए पार्टी में, उनको पार्लियामेंट में हमने भेजा है, वो थोड़ा पार्लियामेंट में, राज्यसभा में एक ही एमपी है, हमारे एक ही एमपी है, वो भाषण में किसी को ओवरशैडो करेंगे, वैसे कोई भावना नहीं है। तो हम एज अ टीम, एज अ फैमिली, वी आर वर्किंग। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, एंड आई लाइक टू वर्क पॉजिटिवली। मैं जब राजनीति में आया, मैंने मेरे फादर ने मुझे 2 चीज़ें कहा। एक, पॉलिटिक्स बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। आपको यदि जनता के लिए, मेरे फादर कहते थे हमेशा कि महात्मा गांधी जी का एक कोट, कि असली राजनीति वो है जो जरूरतमंद इंसानों के आंखों के आंसू पोंछे। जी, इफ यू फील स्ट्रांगली यू वांट टू हेल्प समवन, आप जब किसी गरीब व्यक्ति को रोड पे देखोगे, आपको थोड़ा वो, यू फील आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू हेल्प देम,
then politics is a good profession. Second thing my father used to say, respect is very important. Self respect is very important. If people don't value you, यदि लोगों में जो पार्टी के जो भी पार्टी नेतागण हैं वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपकी कंट्रीब्यूशन को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको सही ढंग से इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, then do something else. There's no harm in that. It's about people. My father used to say, more than ideology, it's about good ideas. It's about good people, अंततः good बात ideas. जनतंत्र में जन पर आ जाती है। अब महाराष्ट्र की जनता को ये फैसला करना है कि किसकी बातों में उनको दम लग रहा है। आपने अति व्यस्त शेड्यूल में से भाई साहब, धनतेरस के दिन आपको पूजा भी करनी है, व्यापारी समाज के व्यक्ति हैं, समय दिया, बहुत शुक्रिया। चुनाव के लिए शुभकामनाएं। जनादेश जानने के लिए ललन टॉप की यात्रा चलती रहेगी। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। संवाद का सिलसिला चलता रहे। अपन कौन से नेता हैं जो 5 साल में रिन्यू होना है, रोज़ बात करेंगे, रोज़ एक दूसरे को बताएंगे कहाँ दुरुस्त होना है देश। थैंक यू।